दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उसे हल कर रहे होंगे। कल जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दी गई वह नामवर सिंह की जो रचना है, नामवर सिंह की रचना आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह की रचना आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ पर दिया गया। और आज की भी जो ये टेस्ट सीरीज है, यह टेस्ट सीरीज भी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ पर ही आधारित है। तो इस तरीके से नामवर सिंह की किताब अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नामवर सिंह की किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 सीरीज मैंने इस पर बना दी है। इसके बाद में कल आप लोगों को मिलेगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की किताब आधुनिक हिंदी कविता पर आधारित टेस्ट सीरीज। और फिर परसों आपको जो दिया जाएगा वह भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं रामविलास शर्मा की जो किताब है उस पर आधारित। तो इसी तरीके से जो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उस पर आधारित आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगातार दी जा रही हैं। आज से कविता की इकाई प्रारंभ हो गई है। जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र हैं, आप उन्हें भी सूचित कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि आज से कविता की इकाई प्रारंभ हो गई है। यूजीसी नेट के लिए आप जुड़ सकते हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जुड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ सकते हैं, और साथ में जीडीसी के लिए भी बैच शुरू होने वाला है जो कि 5 मई से शुरू होगा जीडीसी के लिए। बाकी ये बैच चल रहे हैं। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप लिख सकते हैं, अपने मित्रों को आप बता सकते हैं। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। और जैसे ही यूपी हायर का रिजल्ट आ जाता है वैसे ही इंटरव्यू प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसलिए इस नंबर को सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मॉक इंटरव्यू शुरू किया जाए, अगर आपने यूपी हायर का दिया है और जब आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ना चाहें तो फिर बाद में यह सोचने को ना रहे कि काश उस वक्त नंबर सेव किए होते तो कांटेक्ट हो जाता, इंटरव्यू मैं कर लेता। तो इसलिए सोचने वाली बात बिल्कुल भी ना रहे। जो भी करना है तत्काल करिए, नंबर को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। अवध उपाध्याय ने रहस्यवाद लेखमाला किस पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। उत्तर हो जाएगा डी, माधुरी पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो माधुरी पत्रिका में अवध उपाध्याय ने रहस्यवाद पर लेखमाला प्रकाशित करवाई थी माधुरी पत्रिका में। और कब कराई थी? तो 1928 ईस्वी में। ये वही 1928 है जब मैंने कल आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया था और कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य में रहस्यवाद नाम से एक पुस्तक लिखा था, वो भी 1928 ही था। याद होगा आपको। रहस्यवाद को भारतीय काव्य परंपरा से बाहर की वस्तु किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। निम्न में से सही कथन कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रहस्यवादी कहने की रामचंद्र शुक्ल जायसी को रहस्यवादी कहने की परंपरा कायम की। रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद को मुख्यतः आधुनिक काव्य प्रवृत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर आदि प्राचीन संतों की कविता के लिए रहस्यवाद संज्ञा को अनुपयुक्त मानते हैं। डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। वैसे प्राचीन साहित्य में अगर हम बात करें तो प्राचीन साहित्य में रहस्यवाद की परंपरा दिखाने वालों में प्रसाद जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि उनका रहस्यवाद निबंध भी है। उनका रहस्यवाद निबंध, और फिर बाद में आप देखेंगे महादेवी वर्मा ने भी रहस्यवाद की प्राचीन परंपरा देखने को मिलती है। और इसी के विपरीत शुक्ल जी ने
अपने ढंग के रहस्यवाद को भारतीय काव्य परंपरा से बाहर की वस्तु माना है। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? रहस्यवाद ज्ञान से अधिक अनुभूति है। रहस्यवाद एक निजी विश्वास है। काव्य में रहस्य भावना एक प्रकार से परोक्ष की जिज्ञासा है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। 3 के तीनों सही हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी सुमित्रा नंदन पंत की है। जब असीम से हो गया मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल, ये काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा डी महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा ने लिखा है। अपनी व्यक्त अपूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन किसका होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी महादेवी वर्मा का है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति कौन सी है? बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे, मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, और संवेदन जीवन जगती को जो कटता से देता घोट। ये सारी की सारी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की रचना की हैं, कामायनी की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कविता का कार्य शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह बताया है? उत्तर हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? रहस्यवादी कवि अनिवार्यता प्रतीकवादी होता है। जीवन की क्षुद्रताओं से मनुष्य को ऊपर उठकर उसे उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय रहस्यवाद को ही है। रहस्यवाद के सभी रूप कामायनी रचना में मिलते हैं। यह नामवर सिंह ने ही कहा है। सभी कथन नामवर सिंह के हैं। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत, और नीझर झरे महा अमी भींजत है सब संत, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा कबीर की काव्य पंक्ति है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो कबीर की है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा पद इस प्रकार है कि हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत, और निझर झरे महा आमे भीजत है सब संत, हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाहि, और शब्द मिलावा हो ही रहा देह मिलावा नाही। अगला प्रश्न है कि हिंदी का आधुनिक रहस्यवादी काव्य मध्ययुगीन संतों के रहस्यात्मक काव्य और आधुनिक यूरोपीय प्रतीकवाद रहस्यवाद से भिन्न है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी नामवर सिंह का है। E.M. फास्टर के सभापतित्व में कहाँ पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पेरिस। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस में। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी की प्रोग्रेसिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। भाई, अंग्रेजी साहित्य में इस शब्द का जो प्रचार हुआ था वो 1935 के आसपास हुआ था। कब? जब E.M. फास्टर्स के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला अधिवेशन हुआ था। जबकि भारत में किसके सहयोग से प्रोग्रेसिव एसोसिएशन राइटर्स एसोसिएशन की शाखा खुली थी? तो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। भाई, प्रगतिशील का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में, उसमें अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है, इसलिए प्रगतिशील लेखक शब्द संघ में प्रगतिशील शब्द आवश्यक है। ये किसने कहा था? तो प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। प्रगतिशील रचनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक मानदंड दोनों है। ये किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह का कथन है। भाई, किसी गाइड से आपको नहीं कराया जा रहा है।
जो मुख्य रचना है नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, उसी मुख्य रचना से कराया जा रहा है। अगर किसी को कहीं पर डाउट है तो बताइए, पेज संख्या तक बता दिया जाएगा। प्रगतिवाद की माँ मार्क्सवाद ही है, तो हिंदी में प्रगतिवाद का जन्म 19वीं सदी में हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो यूरोप में मार्क्सवाद की धूम मची हुई थी और हिंदुस्तानी लोग तक यूरोप के संपर्क में अच्छी तरह आ गए थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हिंदी में प्रगतिवाद पैदा हुआ 1930 ईस्वी के बाद। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया है नामवर सिंह के द्वारा। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? प्रगतिवाद हिंदी साहित्य की परंपरा का स्वाभाविक विकास है। प्रगतिवाद का उद्भव और विकास अपनी ही सामाजिक और साहित्यिक स्थिति में हुआ। हिंदी लेखकों ने बाहर के मार्क्सवादी प्रभाव को अपने व्यक्तिवादी और भाववादी संस्कारों की सीमा में ही स्वीकार किया और उसी के अनुरूप उसमें प्रतिक्रियाएं भी हुई। तीनों कथन नामवर सिंह का है। भाई जो कथन वाले हैं, आप देख रहे हैं 3 तरीके की क्लास हो रही है। एक तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को जो यहाँ पर कथन वाले हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, वहाँ से दिया जा रहा है। पहला यह है कि आप यूट्यूब पर जाएं, द गुरु एकेडमी सर्च करें, वहाँ पर देखेंगे वन लाइनर आज से शुरू किया गया है। वन लाइनर आपके, कुछ लोग कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो जब मन नहीं लगता है तो वन लाइनर वहाँ पर पढ़ना शुरू करें। वन लाइनर पढ़ना शुरू करें, जहाँ पर आज देखेंगे कि वहाँ पर जो दिया गया है उस वन लाइनर में दिया गया कि प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1975 में। यह हिंदी सरकार की दिल्ली अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ भारती। यह साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? समकालीन भारतीय साहित्य। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की पत्रिका का क्या नाम है? नया ज्ञानोदय। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की पत्रिका कौन सी है? साहित्य भारती। यह केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो गवेषणा, प्रवासी जगत, संवाद पथ। अद्वैतवाद दर्शन किसका है? द्वैतवाद दर्शन किसका है? तो इस तरीके से वन लाइनर फैक्ट आज जो शुरू किया गया वो आप द गुरु एकेडमी पर देख सकते हैं। दूसरा जो है वो ये कि आपको डेली PDF नोट जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं वह कराई जा रही हैं। तो इन 3 तरीके से आप लोगों के पास अध्ययन सामग्री दिया जा रहा है, और जो इसे पूरी तरीके से पढ़ा और फॉलो किया वो मुझे नहीं लगता है कि किसी से पीछे रहेगा, और किसी भी परीक्षा में वो पीछे रहेगा भी नहीं। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? प्रगतिवाद का आरंभ साहित्य में आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की। छायावादी युग में साहित्य समाज का दर्पण कहने की हवा थी, जबकि मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तीनों सही हैं। पंत जी के आशावाद में भी उतनी शक्ति नहीं है जितना निराला के निराशावाद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नामवर सिंह का। पंत जी के बारे में यहाँ पर जो कहा गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पंत जी के आशावाद में उतनी शक्ति नहीं है जितनी कि निराला के निराशावाद में है। अगर आपके पास किताब है तो पेज संख्या 70 उठाकर पढ़ लीजिए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, जहां पर नामवर सिंह ने कहा है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जा सकता है? स्रोत के साथ लेकर चल रहे हैं। प्रगतिशील आंदोलन के तहत बोलियों में रचना करने वाले कवि कौन से थे? उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। बलभद्र दीक्षित पढ़ीस थे, रमई काका थे, बंशीधर शुक्ल थे, रामकेर विश्राम थे, मुकुल आशांत थे, नंदन थे। इन्होंने अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी बोलियों में बड़ी बड़ी रचनाएं इन लोगों ने की है। नामवर सिंह के अनुसार सही कथन कौन सा है? कल्पना, प्रवण, अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है, सही है। अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की विशेषता है, सही है। सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है, सही है। यानी उत्तर होगा डी 1, 2, 3। देख रहा हूँ आज विश्व का मैं नए ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत का जीवन पर जगमन से। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की। ग्राम्या में कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा किस रचना में कहा गया? तो ग्राम्या में कहा गया है। धरती का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को कहा जाता है।
घुन खाए सह तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। जिम मुह मुकुर निज पानी, गहि ना जाए अस अद्भुत बानी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास। क्योंकि जब प्रगतिशील की बात होती है, प्रगतिशील कविता की यह सरलता है, सरलता ही और लेखकों के लिए दुख साध्य है। इसे देखकर कभी सोचते हैं कि इसे लिखने में क्या है, या लेकिन लिखने चलते हैं तो आटा दाल का भाव मालूम हो जाता है। तभी तुलसीदास कहते हैं कि जिह मुकुर मुकुर निज पानी, गहि ना जाए अस अद्भुत बानी। भाई प्रगतिशील कवि जब व्यंग लिखते हैं तो उनकी भाषा का बांकपन देखने लायक होता है। नामवर सिंह ने कहा है कि प्रगतिशील कवि जब व्यंग लिखते तो उनकी भाषा का बांकपन देखने लायक होता है। हिंदी कविता में व्यंग का जितना सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ है उतना कहीं नहीं देखने को मिलता है। हिंदी कविता में व्यंग या तो निराला ने लिखा या फिर नागार्जुन और केदारनाथ ने। तो ये नामवर सिंह ने कहा है, मांझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता है, जल का जहाज जैसे हल डोलता है। मांझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता है, तृण का निवास जैसे वन टूटता। मांझी न बजाओ बंसी मेरा तन झूलता, मेरा तन झूलता जैसे तन झूलता, मेरा तन एक वन झूमता, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुचर्चित पंक्ति है ये केदारनाथ अग्रवाल की। प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण कविता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुआ। इसका कारण है कि प्रेमचंद के युग से ही उपन्यास में यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदय हो गया था। किसने कहा है? तो ये कहा गया है नामवर सिंह के द्वारा। उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। किसानों की जिंदगी का चित्रण किन उपन्यासों में किया गया? गोदान उपन्यास, बलचनामा उपन्यास, गंगा मैया उपन्यास। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। प्रगतिवादी युग में कथा साहित्य का अधिकांश भाग किसे लेकर लिखा गया? मध्यम वर्ग। मध्य वर्ग के पात्र किन उपन्यासों में? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस का, मनुष्य के रूप यशपाल का, सेठ बाकेलाल अमृतलाल नागर का, घरौंदे रांगे राघो का। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न रचना और रचनाकार का सुमेली जोड़ा कौन सा है? बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र का, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रगतिशील आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है, इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ है, तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक है। भक्ति आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य दृश्य आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ती थी, जो समाज को नए जीवन दर्शन से संचालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह आंदोलन भी हो सकता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रयोगवाद के बारे में सही कथन कौन सा है? हिंदी कविता के पाठकों में प्रयोगवाद, हिंदी कविता के पाठकों में प्रयोगवाद की चर्चा तार सप्तक कविता संग्रह से शुरू हुई। प्रयोगवाद को प्रतीक पत्रिका जुलाई 1947 से उसे बल मिला। प्रयोगवाद की स्थापना दूसरा सप्तक कविता संग्रह से हुई माना जाता है। उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, नकेनवाद में कौन शामिल नहीं है? तो कृष्ण कुमार शामिल नहीं है। प्रयोग तो सभी काल के कवियों के लिए है, इसीलिए हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। किसने कहा? अज्ञे ने कहा है। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? प्रयोगवाद से कुछ लोगों का अभिप्राय केवल रूपवाद है, लेकिन रूपवाद प्रयोगवाद की एक शाखा मात्र है। सभी प्रयोगवादी केवल कवि, रूप, विधान और टेक्निक पर ही ध्यान देते हैं। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ाव है।
ये सारे के सारे कथन नामवर सिंह के हैं। इनमें से सही कथन कौन सा? वाद के विरुद्ध विद्रोह प्रयोगशील कवियों की पहली विशेषता है। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। प्रयोगशील कवियों का मानना कि किसी वाद को मानने से व्यक्तिगत और स्वतंत्र विचार में बाधा पड़ती है, यह भी सही होगा। व्यक्तिवादी विचारक कौन नहीं है? व्यक्तिवादी विचारक कौन नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स नहीं है। इनमें से सही कथन कौन सा है? प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, सही है। आप देखेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार यहाँ से यही कथन पूछा गया था, याद होगा आप लोगों को, अगर आपने दिया होगा। नामवर सिंह की किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां से ये पूछा गया था। अज्ञे ने प्रयोगशील कवि की उपमा मोती खोजने वाले गोताखोर से दी है, जो सत्य को प्राप्त करने के लिए समुद्र की अतल गहराई में जाने का जोखिम उठाते हैं। नीत्शे ने भी प्रयोग को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया है, यह भी सही है। डी होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, जोखिम के साथ जियो किस पाश्चात्य विचारक का नारा था? उत्तर हो जाएगा डी, नीत्शे का नारा था। प्रयोग दोहरा साधन है, अज्ञे द्वारा यह कथन किस सप्तक में कहा गया है? तो दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा गया है। प्रयोग जिस अन्वेषण की उपज है वह सामाजिक यथार्थ की उपज है। वह सामाजिक यथार्थ नई सामाजिक चेतना, नए मानव संबंध, नए तत्व के लिए छंद भाषा आदि में किसी भी धरातल पर नहीं होता है। यह कथन किसका है? तो यह रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के अनुसार सही कथन कौन सा है? अपने व्यक्तित्व की खोज भी प्रयोग नहीं है। कला की अपनी सौंदर्य परंपरा में कवि द्वारा इन कलात्मक अनुभव के क्षणों का रखना ही प्रयोग है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये सभी कथन रघुवीर सहाय के हैं, जिसमें ये वाला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवादी ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। आप देखेंगे ये भी यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की किताब से ही, और उसी से ये सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। नामवर सिंह का कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 48 देखें। पलायनवादी प्रवृत्तियों का विरोध करके आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया। युत्सु केवल पीड़ा बोध में था। प्रभाकर माचबे में न तो बाहरी भावनाएं हैं न गहरे विचार, वह अपने भावों के प्रति कतई सीरियस नहीं है, इसीलिए उनके पदात्मक प्रयत्नों को शुद्ध रूपवाद कहा जा सकता है। यह नामवर सिंह का कथन है। ध्यान आपने दिया होगा, अगर यूजीसी नेट की परीक्षा आपने दी होगी तो यह भी कथन एक बार पूछा जा चुका है। यह भी कथन पूछा जा चुका है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की किताब से। अगर आपके पास किताब है तो पेज संख्या 100 पर आप जाकर देख सकते हैं, यह कथन दिया गया है। गहरी भावनाएं गहरे विचार की कोख से जन्मती हैं, यह कथन किसका है? तो कॉलरिज का है। प्रयोगवाद का उदय ही मोहभंग से हुआ, इसलिए इसमें छायावादी कल्पनाशीलता के विपरीत यथार्थवाद का आग्रह अधिक था। कथन किसका है? नामवर सिंह का। तो इस तरीके से कल की और आज के टेस्ट सीरीज दोनों में सभी में प्रश्नों का उत्तर डी था, और ये नामवर सिंह की किताब से दोनों सीरीज थी। कल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की किताब से आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज आधुनिक हिंदी कविता से टेस्ट सीरीज कल आप लोगों को मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब ये हो जाएगा, इसमें 1 या 2 टेस्ट सीरीज बनेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगी, इसमें भी 1 या 2 ही टेस्ट सीरीज बनेंगी। और उसके बाद फिर रामविलास शर्मा की जो किताब है, रामविलास शर्मा की किताब भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण उससे टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। इसके बाद एक दिन हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से कराया जाएगा। तो जो ऑथेंटिक किताब है सिर्फ वहीं से टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ताकि वह भी साथ में आपका तैयार होता रहे। बाकी टेस्ट सीरीज कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप भी चाहते हैं कि डेली इसी तरीके की टेस्ट सीरीज मिले, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या जीडीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या फिर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी द गुरु एकेडमी पर जाकर वन लाइनर वहाँ भी आप देख सकते हैं। आज वीडियो पब्लिश किया गया, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ भी व्यक्त कीजिएगा और यहाँ भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।